बरतानवी राज, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्याह करतूत, उनकी मकरू चालें जो उन्होंने कराची पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए की थीं, वो इस वीडियो में मैं बेनकाब करूँगा। जुल्म और तशद्दुद, बर्बरियत का एक नया बाब खोल दिया उसने, और वहाँ से ये जब आग उठी और फैलते फैलते सिंध तक पहुँच गई, जिसके नतीजे में मालिक गुलाम बन गए और हाकम वक्त बादशाह फ़कीर बन गए। अजीब सूरत हाल थी कि जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानिया की हुकूमत की मकाराना नीयत थी, वो जाहिर होती है कि उनके असल अज़ाइम क्या थे, वो किस मकसद के लिए कराची में और सिंध पर बिज़नेस के नाम पर एंटर हुए थे। बरतानवी हुकूमत की अय्याराना मकाराना नीयत को शो करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले दोस्तों और मेरे साथी जो मेरी तारीख़ के हवाले से वीडियोस देखते हैं, उनकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा करना चाहता हूँ जो इस वीडियो में आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा। मैं पिछले प्रोग्राम्स में, पिछली वीडियोस में ईस्ट इंडिया कंपनी का और बरतानवी राज का मकरू चेहरा बयान कर चुका हूँ। उसी हवाले से तारीख़ के एक स्याह बाब को बयान करना चाहूँगा जिसने पूरे सिंध और कराची को अपनी लपेट में ले लिया था। बरतानवी राज, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्याह करतूत, उनकी मकरू चालें जो उन्होंने कराची पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए की थीं, वो इस वीडियो में मैं बेनकाब करूँगा। लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बयान कर दूँ। 1617 में मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के शहर सूरत में तजारती कोठियाँ बनाने की इजाज़त देकर गोया एक ऐसा बीज बो दिया था जिसकी जड़ें बाद में हिंदुस्तान तक फैल गईं और फैलते फैलते तमाम खित्ते को उसने अपनी लपेट में ले लिया। फिर जब हिंदुस्तान में लॉर्ड वेल्स वाइसराय बन के आया तो उसने जनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में आग लगा दी। मतलब ये कि जुल्म और तशद्दुद, बर्बरियत का एक नया बाब खोल दिया उसने, और वहाँ से ये जब आग उठी और फैलते फैलते सिंध तक पहुँच गई, जिसके नतीजे में मालिक गुलाम बन गए और हाकम वक्त बादशाह फ़कीर बन गए। अजीब सूरत हाल थी कि जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मकरू चालें एक जाल की मानद फैलती ही गईं। ये सब कुछ मैं आपको सामने अभी बयान कर रहा हूँ। यकीनन आप ये जानना चाहेंगे, जब कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराची में अपनी तजारती कोठियाँ कायम की, अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, तो उस वक़्त क्या सियासी सूरत हाल होगी, क्या माशी सूरत हाल होगी, इसका नक्शा वो वफ़द का सरबरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के वफ़द का सरबरा जो बाद में कराची में मुकीम हो गया, नाथन क्रो अपनी याददाश्तों में बयान करता है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानिया की हुकूमत की मकाराना जो नीयत थी, वो जाहिर होती है कि उनके असल अज़ाइम क्या थे, वो किस मकसद के लिए कराची में और सिंध पर बिज़नेस के नाम पर एंटर हुए थे और उनके आइंदा के अज़ाइम क्या थे। वो लिखता है कि कराची का किला लकड़ी और मट्टी का बना हुआ है, जहाँ पर बआसानी कब्ज़ा किया जा सकता है। यहाँ से बहरी जहाज़ गुज़रता है जो 200 टन वज़न का सामान लेकर जाता है। यहाँ पर जो लोकल रज़ाकार हैं वो भी बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं।
अगर हम इस किले पर कब्ज़ा कर लें तो यहाँ से अफ़गानिस्तान को निशाना बनाना हमारे लिए नज़दीक होगा। ये एक हमारा मुस्तकबिल का फ़ौजी अड्डा बन सकता है, जहाँ से हम अफ़गानिस्तान के लिए नक़्लो हमल की निगरानी कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को बआसानी ख़रीद कर हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं। ये उसने अज़ाइम अपने लिखे अपनी याददाश्तों में। नाथन क्रो ने बरतानवी हुकूमत की अय्याराना मक्काराना नीयत को शो करता है। 2 मार्च 1800 को ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से भेजा जाने वाला तोहाइफ पर मुश्तमिल एक स्पेशल जहाज़ सिंध ठट्ठा के साहिल पर लंगर अंदाज होता है, जिसमें सिंध के जो हाकम थे मीर फ़तेह अली तालपुर और मीर ग़ुलाम अली तालपुर, उनके लिए तोहाइफ भेजे गए। सूती कपड़ा जो उन दिनों हिंदुस्तान में बहुत मकबूल था, वो उसके कई 100 थान इन सिंध के हुक्मरानों के लिए एज़ ए गिफ्ट तोहफ़े के तौर पर भेजे गए। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी थीं। इन तोहाइफ को देखते हुए तालपुर हुक्मरानों ने नाथन क्रो को इस चीज़ की इजाज़त दे दी, आप अपनी डिफेंस के लिए 100 के करीब अफराद इस किले में रख सकते हैं, अपनी कंपनी में कंपनी की कोठियों में रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद तालपुर हुक्मरान इस बात से भी ख़ाइफ थे कि कहीं अंग्रेज़ तजारत के नाम पर या अपने कारोबार के नाम पर यहाँ पर उनकी हुकूमत ना ख़त्म कर दें या हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें ना शुरू कर दें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। इसी दौरान मस्कत और अम्मान के हुक्मरानों की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर कुछ ख़तूत भेजे गए तालपुर हाकिमों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंध में रहना उनकी बका के लिए, उनके मुल्क की बका के लिए या उनकी हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है, लिहाजा इनको आप इजाज़त नहीं दें यहाँ पर रहने की, इनको वापस किया जाए या इनको सिंध से बेदखल कर दिया जाए। आने वाले ख़तरात से आगाह किया गया और उसके जो नताइज थे उनसे भी आगाह किया गया। दूसरी जानब कराची में जो तजारत से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर ताजर थे, दीगर लोग थे दरियानो मल की क़यादत में, उन्होंने भी तालपुर हुक्मरानों को इस बात से आगाह किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ पर तजारत कम और सियासी तौर पर अपना निज़ाम लाने की कोशिशें कर रहे हैं, साजिशों के जाल बिछा रहे हैं, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने का सोच रहे हैं, अफ़गानिस्तान की जानब पेश कदमी के लिए यहाँ पर अपने वसाइल लाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस मकसद के लिए यहाँ पर ये तजारती कंपनियाँ बनाने की आपसे इजाज़त हासिल कर चुके हैं। इन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से बाहर किया जाए, वरना ये हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। इसी दौरान अफ़गानिस्तान के उस वक्त के बादशाह ज़मान शाह ने एक ख़ुसूसी एलची के ज़रिए अपना एक ख़त सिंध के तालपुर हुक्मरानों को भेजा कि आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को कराची तक और ठट्ठा तक आने की कैसे इजाज़त दी। ये लोग फसादी लोग हैं, ये लोग आपकी बेहतरी, आपकी आवाम की बेहतरी का कभी नहीं सोचेंगे। इनका मकसद सिर्फ़ इन इलाक़ों पर कब्ज़ा करना है। कुछ हिंदुस्तान की रियासतें जो उस वक्त मज़बूत रियासतें कहलाती थीं, उनके राजाओं ने भी तालपुर हुक्मरानों को ख़ुसूसी तौर पर ख़तूत भेजे और उन्हें मना किया कि आप इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अज़ाइम को समझें और इनको यहाँ से निकालें। इसका नतीजा आखिर यूँ हुआ कि तालपुर हुक्मरानों ने
नाथन क्रो और उसके वफ़द के दीगर लोगों को, जो 100 से ऊपर तादाद थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजरों की, उनको कराची छोड़ने का हुक्म दिया गया, उनको ठट्ठा से निकल जाने का हुक्म दिया गया। और यूं 28 अक्टूबर 1800 को एक बहरी जहाज़ कैंटलोप के ज़रिए ये अंग्रेज़ जलील होकर, ख्वार होकर, रुसवा होकर जल्दबाजी में इस जहाज़ में सवार हुए और बसरा की जानब कूच कर गए। इन्होंने तो अपनी जानें बचा लीं, लेकिन इनके हमरा जो इनके वफ़द के दीगर अरकान थे, उनमें से कई का सामान लूट लिया। घोड़े सवार जत्थों की सूरत में आते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारती कोठियों पर हमला करते थे। बाज़ मौर्रखीन ये बयान करते हैं कि ये सिंध के मुकामी लोग थे जो अपनी धरती पर इन गैर मुल्कियों का आना बर्दाश्त नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने हुक्मरानों से बगावत करते हुए इन तजारती कोठियों पर ठट्ठा से लेकर कराची तक जितने भी साहिली इलाके थे, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारती कोठियों पर हमला किया। नाथन क्रो सिंध से निकलने से पहले बम्बई के गवर्नर को एक ख़त में लिखता है कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, इससे पहले कि हमारी जानें जाएं, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमारे वसाइल लूट लिए गए। 10 लाख रुपया उसने लिखा कि 10 लाख तजारती कोठियों पर उस वक्त तामीर करने पर लगाया गया, जो नुकसान में जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ा बाद में। इसके अलावा जो कीमती असला था वो लूट लिया गया। जब सिंध के अवाम बाहर निकले तो तालपुर हुक्मरानों को मजबूर होकर उनका साथ देना पड़ा और आखिर उन्होंने फ़ौज भेजकर इनको वहाँ से जाने पर मजबूर किया। और बहरी जहाज़ में सवार होने से पहले तक इन पर मुतवातिर हमले होते रहे और ये जलील होकर सिंध की धरती से निकले। और दोबारा कई साल जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, उस वक्त तक इन्होंने दोबारा सिंध का रुख नहीं किया। उसके बाद दोबारा इन्होंने सिंध का रुख करने का या सिंध की जानब पेशकदमी करने का या सिंध की जानब तजारती कोठियाँ बनाने का नहीं सोचा। तमाम अंग्रेज़ मौर्रखीन सिंध में अपनी ज़िल्लत आमेज़ नाकामी को बयान करते हुए लिखते हैं कि हमारे ऊपर जो उस वक्त के हुक्मरान थे, गवर्नर जो बम्बई का गवर्नर था, उसकी नाअहली की वजह से, उसकी गलत प्लानिंग की वजह से हम सिंध पर काबिज़ होने से रह गए। हमें लाखों का नुकसान उठाना पड़ा और जानी नुकसान भी इसके अलावा हुआ। इस वीडियो का मकसद ये है कि सिंध के अवाम ने अपनी गैरतमंदी का सबूत देते हुए अपने वक्त के हुक्मरानों के साथ टक्कर ली, अपने वक्त के हुक्मरानों के सामने मज़ामत की और कुछ अरसा के लिए अंग्रेज़ों को वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। गो के पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा हासिल करने के बाद ये वापस आ गए, लेकिन एक वक्ती तौर पर सिंध धरती को जो रिलीफ मिला वो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। इन हक़ाइक़ के बयान करने के बाद मुझे अपने अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।